बाबूलाल एक कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां उसे कम तनख्वाह मिलती थी, इसलिए वह योगेश के यहाँ चला आया था। यहाँ उसे खाने पीने और रहने के अलावा 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। योगेश ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में रहने के लिए कमरा दे रखा था। क्या ये किसी सपने से कम था? एक दिन सुबह सबसे पहले बाबूलाल ने कोठी में खड़ी कार धोई। उसके बाद उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और प्यार से परोसा। करीब 10 बजे योगेश घर से निकल गए। अब घर पर बाबूलाल के अलावा सिर्फ योगेश की पत्नी अनामिका थी। योगेश के चले जाने के बाद बाबूलाल ने पूरी कोठी की सफाई की। फिर वह छत के पंखों की सफाई करने लगा। यह सारा काम निपटाने के बाद वह सामने वाले प्लॉट में कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोकर उन्हें मशीन में ड्राई करना था, लेकिन मशीन कोठी में रखी थी। वह जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने अनामिका को कई आवाजें दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बेचैन हो गया। काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार हारकर उसने योगेश को फोन किया। भाई साहब, मशीन में कपड़े सुखाने हैं, पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही। योगेश ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक है, मैं अनामिका को फोन करता हूं भाई, तब तक तुम कपड़े लान में फैला दो। करीब 10 मिनट बाद बाबूलाल के फोन पर हिमांशु का कॉल आया। योगेश की आवाज में अब घबराहट थी। मैं भी काफी देर से अनामिका का फोन ट्राई कर रहा हूं, पर वो उठा ही नहीं रही। तुम अंदर जाकर देखो क्या बात है। बाबूलाल घबरा गया। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा कैसे? कोठी का गेट अंदर से बंद है। मैं तो इतना दरवाजा पीट चुका हूं, पर भीतर से कोई आवाज तक नहीं आई। योगेश की आवाज गंभीर हो गई। ठीक है, तुम किसी तरह दीवार फांद कर भीतर जाओ और जो भी बात हो मुझे तुरंत बताओ। योगेश के कहने पर बाबूलाल किसी तरह हिम्मत जुटाकर कोठी की दीवार फांद कर भीतर गया। लेकिन जो नजारा उसने अंदर देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। कांपते हाथों से उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। साहब, यहां बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। किसी ने योगेश की पत्नी अनामिका की हत्या कर दी थी। आशंका जताई जा रही थी कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से बाहर भागा होगा। लेकिन कौन था वो, कैसे आया और कैसे चला गया, कोई नहीं जानता। पुलिस ने तुरंत घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। ये कैसे हो सकता है? जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश? योगेश ने पुलिस को बताया, मुझे कुछ प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने के लिए तहसील जाना था। लेकिन क्या सच में यह महज संयोग था कि वह घर से बाहर था और इसी बीच यह भयानक वारदात हो गई? बहरहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ अनामिका के ब्लाइंड मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर अनामिका की हत्या किसने की और क्यों? पुलिस इस केस को हर छोटे बड़े एंगल से देख रही थी। अब तक की तफ्तीश में जो सामने आया, उससे यह साफ लग रहा था कि इस घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है। किसी ऐसे शख्स ने यह खौफनाक वारदात अंजाम दी थी, जो घर में आसानी से घुसा, इत्मीनान से मर्डर किया और फिर बिना कोई सुराग छोड़े फरार हो गया। लेकिन पुलिस इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। टीम ने क्राइम सीन को एक बार फिर बारीकी से चेक किया। इस बार पुलिस की नजर सामने वाले उस प्लॉट पर भी गई जहां नौकर बाबूलाल रहता था। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक जांच थी या फिर शक की सुई बाबूलाल की तरफ घूमने लगी थी? पुलिस को वहां ऐसे सबूत मिले जिनकी वजह से नौकर बाबूलाल की मुश्किलें बढ़ गई। शक के दायरे में आने के बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। असल में इंस्पेक्टर को पहले से ही बाबूलाल पर संदेह था, लेकिन जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो यह शक और पुख्ता हो गया। पहला शक, जब पुलिस मर्डर के बाद योगेश की कोठी पर पहुंची तो बाबूलाल जरूरत से ज्यादा दुखी होने का नाटक करने लगा। वह जोर जोर से रो रहा था। क्या वह सच में गमगीन था या फिर अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रहा था? दूसरा बड़ा सबूत, जिस मकान में बाबूलाल रहता था वहां से कुछ ऐसे कपड़े मिले जिन्हें हाल ही में धोया गया था। कपड़े अभी तक पूरी तरह गीले थे और शायद इन्हें जल्दी सुखाने के लिए बाबूलाल को मशीन की जरूरत थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज तो पानी की टंकी के पास मिली, एक साबुन जिस पर हल्का खून लगा हुआ था। क्या बाबूलाल ने उसी साबुन से अपने हाथों से खून के निशान मिटाने की कोशिश की थी?
पूछताछ के दौरान नौकर बाबूलाल पहले तो कई घंटे तक पुलिस वालों को घुमाता रहा। कभी इधर की बात, कभी उधर की। यहां तक कि उसने अपने एबनॉर्मल होने का भी नाटक किया। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसका नाटक ज्यादा देर तक नहीं चल सका और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल लिया। लेकिन जो कहानी बाबूलाल ने सुनाई उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने कहा कि उसने अनामिका की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मुझे कम खाना देती थी। क्या? पुलिस अधिकारी चौंक गए। क्या सिर्फ रोटी के लिए कोई इस तरह किसी की जान ले सकता है? बहरहाल बाबूलाल से पूछताछ के बाद हत्या की जो चौंकाने वाली कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। योगेश के यहाँ बाबूलाल खुश था। उसे भरपेट खाना मिलता था, अच्छा वेतन भी, और वो भी जी जान से योगेश की सेवा करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मालिक और नौकर के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबूलाल कातिल बन बैठा? बाबूलाल ने बताया, साहब असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब इस घर में नई बहू आई। योगेश साहब की शादी अनामिका से हुई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले शादी से पहले बाबूलाल खुद कोठी में खाना बनाता था, जो चाहे जितना चाहे खा सकता। लेकिन शादी के ढाई महीने बाद अनामिका ने खाना बनाना अपने हाथ में ले लिया और यहीं से बाबूलाल की नफरत शुरू हो गई। उसे अनामिका के खाना बनाने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन उसे गहरी चोट इस बात से पहुंची कि अनामिका उसे कम खाना देती थी। उसने शिकायत भी की, पहले योगेश से, फिर सीधे अनामिका से। भाभी जी, पेट भर खाने को तो दो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। न योगेश ने, न अनामिका ने, किसी ने भी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं समझा। और बस यही बात उसके दिल में घर कर गई। अनामिका उसे कम खाना देती थी, चाय भी छोटी सी प्याली में, जैसे एहसान कर रही हो। रात के खाने में तो अक्सर दोपहर का बासी खाना ही मिल जाता, और अगर उसने थोड़ा और मांग लिया तो जवाब सुनने को मिलता, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। ये बात बाबूलाल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। क्या वो सच में सिर्फ एक जानवर था उनके लिए? घटना वाले दिन भी यही हुआ था। सुबह से लगातार काम कर करते थे। जब दोपहर हुई तो बाबूलाल को जोरों की भूख लगी। उसने हिम्मत जुटाकर अनामिका से खाना मांगा, लेकिन जवाब मिला, खाना अभी बना नहीं है, योगेश के आने के बाद बनेगा। तभी सन्न रह गया। उसका पेट जल रहा था, भूख से जान निकल रही थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, भाभी जी, साहब पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन मेरी भूख से जान निकल रही है। अगर आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बना लूंगा। लेकिन क्या अनामिका उसकी ये गुजारिश मानने वाली थी? लेकिन अनामिका ने फिर वही रटे रटाए शब्द कहे, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। बस इस बार बाबूलाल सहन नहीं कर पाया। हर बार अपमान सहता आया था, हर बार चुप रहता था, लेकिन आज उसके अंदर जैसे आग लग गई। बात उसकी बर्दाश्त से बाहर जा चुकी थी और गुस्से में उसने अनामिका को मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, and subscribe to this channel.